यार क्या होगा, ये सारे ढूंढ रहे हैं। मुझे हाँ। कौन ढूंढ रहा है? बताता हूँ, ये फास्टर किधर पड़ा हुआ अलग चलेगा। है। इसी क्लास में बैठ के तू मुझे अभी भी नहीं नजर आया, तू खड़ी थोड़ी चुप रहे हैं। मैं आया भज मैं गया है। बैठा जी भाई। मैं ना तू भज गया है, मैं कहा भाई जाके लेक्चर लाना है, मेरे को पता होना तू इतने आना ही नहीं। मैं इतनी हूँ ना, सारा लेक्चर पास हो जाएगा सही बात है। ठीक है, असीलों की भी लेनी। हम्म। टेक्स्ट की हम्म। वो तो भी ले उसको ला। दोबारा पेपर दे दे। दे रहा यार, कुछ नहीं होगा, रिवाइज हो चल। क्लास में लगा लगा, क्लास में अंदर कह रहे हैं यार वो भाई रिटेंशन उधर उधर बड़ा हेवी किस्म का रोला बना हुआ है। की। आप मुझे बताता हूँ, 2 मिनट भी लेक्चर लाने से पहले पहले। क्या देना बना है? बताता हूँ तुझे, आजा। बस। शेयर नहीं करनी। बस ये फिलहाल लोग करते देते हैं। चलो। मगर यार, यार छोटी होता है।
और फिर आ गए, चलो चलिए। कोई बात नहीं बच्चे, सिर्फ 1.25 महीने बर्दाश्त करना है। कहाँ पे 4.5-5 महीने की क्लासेस, कहाँ पे मान लो कि ये थोड़ा सा टाइम। इतने दिन तो हम गर्मियों में आए हुए मेहमान को बर्दाश्त कर लेते हैं। अभी आएंगे ना फूफों के, खालों के, वो इस तरह के जितने भी, अगरचे हम उनसे बड़े तंग होंगे, लेकिन फिर भी उनको बर्दाश्त कर ही लेंगे। ले बेटा, कुछ बातें, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट कभी इकट्ठे हुआ करते थे, बीलो और सीलो। ओरिएंटेशन के अंदर बातें सेम वही हैं जो हमने सी लॉ के अंदर डिस्कस किए अभी। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ बी लॉ ही पढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी समातों को कुछ देर के लिए मेरे बच्चे दिक्कत होगी। कुछ बातें वो दोबारा से चलेंगे, ऐसे लगेगा जैसे राणा साहब भी टेप रिकॉर्डर हैं। ये भी बिल्कुल वही बात पहले बोलते हैं जो पहले इन्होंने बोली हुई थी, उसी तरह की मिलती जुलती बातों की कोशिश करूंगा थोड़ा सा इज्जत रखने के लिए, चीज़ों अल्फाजों को बदल दूँ। ले मेरे बच्चे, अगेन नई और पुरानी स्कीम का मामला, ये सब्जेक्ट क्योंकि कभी दोनों इकट्ठे हुआ करते थे, फिर ये दोनों मेरे बच्चे दोबारा से ये अलग अलग थे, कभी इकट्ठे हुए, फिर मेरे बच्चे अलग हुए, फिर इकट्ठे हुए। तो अब मेरे बच्चे ये सब्जेक्ट दोबारा से क्या होने जा रहा है, इकट्ठा। यानी कि लास्ट में जो अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, अलग अलग चल रहे हैं। अब दोबारा क्या होने जा रहा है, ये सब्जेक्ट दोबारा इकट्ठा होने जा रहा है। मतलब ये दोबारा से 100 नंबर का पेपर बन जाएगा। उसमें 50 नंबर का जो पोर्शन होगा उसमें होगा मान लो कि पार्ट ए और पार्ट बी। अब जो नया पेपर होगा उसमें पार्ट ए और पार्ट बी का नाम होगा। पार्ट ए बिजनेस लॉ का पोर्शन होगा और पार्ट बी सी लॉ का पोर्शन होगा। अगर अभी आप बच्चों में से कुछ बच्चे बी लॉ पास कर लेते हैं, तो अगर सी लॉ रहता होगा, वो इस पेपर में जो नया पेपर है कैप 4, कैप 4 ही है ना, हाँ, जो नया कैप 4 होगा उस कैप 4 के अंदर वो क्या करेंगे, वो पेपर देने जाएंगे। लेकिन कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, अगर बी लॉ पास होगा तो पार्ट बी सी लॉ अटेम्प्ट करेंगे, अगर सी लॉ पास होगा तो पार्ट ए बी लॉ अटेम्प्ट करेंगे। अगर दोनों पास होंगे तो इस पेपर में जाने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि पेपर में जाना पड़ेगा अगर एक पेपर एक हिस्सा पास हुआ होगा। इसलिए मेरे बच्चों कोशिश करो कि अगर हो सके तो दोनों पेपरों को रख के इसका काम खत्म करो एक हिस्से के लिए, क्योंकि वहां पे दिक्कत पता क्या होगी, वो जो 50 नंबर का टेस्ट होगा ना, अभी अज्यूम कर लो, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एक बच्चा है, उसका बी लॉ पास है, सी लॉ रहता है, और ये यही सारा सिलेबस उठ के किसका हिस्सा बना होगा उस वक्त, बी लॉ का, दोनों इकट्ठे होंगे। अच्छा, इतना ही सिलेबस जो अभी 100 नंबर का टेस्ट होता है उस वक्त कितने का होगा, 50 नंबर का सिलेबस इतना ही होगा। और टेस्टिंग कितनी होगी उसकी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एक आधा चैप्टर है जो निकालने जा रहा हूं, सबसे 100 का चैप्टर निकाल रहा है, चैप्टर नंबर 12। शायद अभी जो बच्चे पहले बैठे हुए थे सी लॉ में उनको पता होगा, तो चैप्टर 12 निकाला जिसमें से बिल्कुल स्ट्रेट फॉर आसान चीजें आती है, बाकी तो उसी तरह पढ़ा हुआ।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा आप कंटेंट पढ़ेंगे थोड़े नंबरों के लिए, तो ये दिक्कत होगी। तो बेहतर नहीं कि बंदा बिल्कुल इनको खत्म करके अपना एक नया उस वक्त यूनिक कम्बिनेशन, ये वाला और ये वाला पेपर, इसमें एक प्योर न्यूमेरिकल, एक प्योर थ्योरी, और दूसरा ये जो हाइब्रिड किस्म का पेपर अटैक्स, ये पढ़ने होंगे। लेकिन पर आपकी मर्जी है, अपने लिहाज से सोचिएगा, अगेन किसी के लिहाज से फैसला ना कीजिएगा। अगर आप कर सकते हो तो करने की कोशिश करके देख लें। 7 जुलाई को आपकी लास्ट डेट है, आप 6 या 7 को ही ऑनलाइन एडमिशन भेजिएगा। उस वक्त तक सारे ट्राई करके देख लें जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। अगर किसी में दिक्कत हुई तो उसका दाखिला ना भेजना, और यहां पर भी वो सब्जेक्ट फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट फ्रीज होता है 1 रुपया भी उसका डिडक्ट नहीं होता। और अभी जो आपने आपका जो भी मामला बना होगा उसी तरह रेगुलर में आपको रीओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ना कोई डिडक्शन किसी चीज की, ना लेना देना, और ये भी नहीं होता कि हम फ्रीज नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो कॉलेज आपके साथ हर मामले में फुल्ली सपोर्ट करेगा। बाकी आप लोगों ने थोड़ी सी कोशिश करके देख लेनी, कई दिनों में कोशिश ट्राई करके देख लें 7 जुलाई तक। अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मैनेज हो रहे हो, अगर खुदा ना खासा ना मैनेज हो रहे हो, तो उस वक्त ड्रॉप कर दीजिएगा कोई पेपर, और जो देना चाह रहे हैं उनको भेज दीजिएगा। लेकिन चेक कर लें उस वक्त 2-2.5 वीक में बड़ी हद तक पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, कोई चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही। बी लॉ सी लॉ का तो रौला ही नहीं। बात यह है कि जब कोई तीसरा सब्जेक्ट भी साथ हो, कि क्या उसको संभाल पा रहे हैं। भाई है इन दिनों में काम ही क्या है, बी लॉ सी लॉ सिर्फ क्लास के अलावा 1-1.5 घंटा पढ़ लो। क्लास के देंगे 1.25 घंटा, इसके अलावा 1-1 घंटा और दे दो इनको घर जाके, तो बाकी इतना टाइम पड़ा हुआ है भाई, कोई भी सब्जेक्ट साथ रख लो। और ये मैं पढ़ाने वाला कह रहा हूं ना कि बी लॉ सी लॉ 1-1 घंटा दे दो भैया। क्लासेस वाले दिन जब आखिरी दिन होगा वो तो आपके पास 24 घंटे हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, 4-4 5-5 घंटे जो भी पढ़ते हो आप पढ़ो। लेकिन जब तक क्लासेस चल रही सिर्फ एक एक घंटा उस सब्जेक्ट को दे दो, मोर देन सफिशियंट। बस वो बाकी मुझ पे छोड़ दें। ये नहीं कहना माफ करें कि 100% मुझ पे छोड़ दें, हैं? लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह कोशिश यही करते हैं कि क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी नेचर का आइडिया है कि बच्चे मासूम हैं, अभी पीआरसी करके आए हैं, भूल जाते हैं बार बार। इस तरह चीज़ों को बार बार रिपीट करना कि जितना कि मुझे आता होगा उतना आपको भी आएगा। फिर अगली बार सर जे तो नहीं ना आंदा होगा तो सारा भी गया है। नहीं, इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। ले बेटा, अगली बात छोटी सी कि सर हम बिजनेस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? क्या बिजनेस लॉ पढ़ने के बाद हम काला कोट पहनेंगे और जाके अदालतों में केस लड़ेंगे? हैं? बचपन में मुझे इस तरह का गुमान था जब मैं लॉ पढ़ रहा था ना, मॉड्यूल बी के अंदर, मर्केंटाइल लॉ। तो घर वालों ने पूछा क्या पढ़ा, मैंने कहा लॉ। कहता तुझे तो सीए करने भेजा है, तू लॉ पढ़ा। मैंने कहा कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने केस खुद लड़ते हैं। यकीन करें, एक लफ्ज भी इसमें अगर कोई वो हो, मैं क्या अपने केस खुद लड़ते हैं भैया, हम खुद लड़ेंगे जाके केस अपने। और पता चला भाई ए मेरी कोई गल नहीं। तो हमें लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि मेरे बच्चे हम या तो अपना कारोबार कर रहे होंगे या किसी का कारोबार संभाल रहे होंगे। पूरे का पूरा सीएफओ इतना बड़ा तगड़ा बंदा है जो डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी डायरेक्टर्स के साथ बैठा होता है। इतना तगड़ा बंदा है, इतना तगड़ा ओहदा है ये, चीफ एग्जीक्यूटिव या सीएफओ। इंशाल्लाह इस तरह के ओहदे होंगे आपके पास। तो भैया इस तरह के बंदे को कम से कम कानून का तो पता हो ना। जब आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये सारा के सारा आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ही पढ़ने हैं यहाँ पे, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। और अगर कॉन्ट्रैक्ट रखा हो तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हो, अगर उनको पूरा ना करे उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, इन बातों की समझ बूझ देना। देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी कि अगर आप कानून की गलती कर दो ना, और अगर कहें कि सर मुझे तो पता ही नहीं था अभी ये कानून भी है, इस सब माफी दे दें, तो कानून और ज्यादा चपेड़े मारता है। कहता शर्म नहीं आ रही, तू इस मुल्क में रहता है, इस मुल्क के कानून के नहीं पता। अगर अगरचे कानून की इतनी इतनी मोटी किताबें सारा, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, कानून का आपको पता होना जरूरी है। अगर कानून की गलती करें और ये कहें अदालत में खड़े होकर सर वो मैनू नहीं पता कि बंदा मारने की फांसी है, अगली दफा एहतियात करा है, तो माफी मिल जाएगी। तो मुझे तो कानून का नहीं पता था, यहाँ पे अल्लाह माफ करेगा बंदा मारना मना है, गैर कानूनी है, और उसकी फांसी भी है। तो मेरे बच्चे ये बात कहने से आपको मान लो कि वहां पे बरी हो जाएंगे आप? नहीं मेरे बच्चे, कानून की कोई भी छोटी से छोटी गलती भी कोई माफी नहीं है। वो अलग बात है, माशाल्लाह आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे कानून पढ़ना भी और पढ़ाना भी एक मजाक है। देखो हमारे मुल्क का जो कानून है वो बनता है शरीयत और आइन के मुताबिक। तो माशाल्लाह शरीयत जितनी फॉलो हो रही है वो आपको पता है, आइन तो है ही नहीं है। वो तो वैसे ही माशाल्लाह आइन, अगर कहीं पे कोई थोड़ा सा आइन हमें तंग कर भी रहा हो, वहाँ पे 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम है। अपने लिहाज से आइन को भी माशाल्लाह हमने अपने लिहाज से बिल्ड कर लिया है, कुछ कठपुतलियों के जरिए। तो खैर फिर भी कोशिश करके, मैं हिम्मत करके आपको, आप देखो हमें क्या पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हमें इस सब्जेक्ट को पास करके सीए करके इसहाकडार बनना है? बाकी चीज़ों को गोली मारो। इसहाकडार भी तो अभी है ना, बराबर का शरीक है सारे मामले में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अक्सर आप आई कैब की महफिलों में उसको देखते हैं। तो आपने भी उसी तरह का बंदा बनना है मेरे बच्चों। कमाओ, है दुनिया ही है, पता नहीं अल्लाह माफ करे आखिरत है भी कि नहीं, है जन्नत जहन्नम है भी कि नहीं, है? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ईमान है। जो बंदा यहाँ पे 2 नंबरियां कर रहा है,
जो लोग खुदा ना खासा लोगों को कत्ल कर करके पैसा कमा रहे हैं, आपको लग रहा है इनको आखिरत पे यकीन होगा? हैं जो मासूम बच्चों के बेचारे, जिनके वालिदैन अपने बच्चों समेत खुदकुशियां कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उन लोगों का जो इनसे नवाला छीन रहे हैं उनका आखिरत पे यकीन है, उनका मरने के बाद की जिंदगी पे यकीन है? हो ही नहीं सकता। कोई बंदा इतना इतना बदकिरदार नहीं हो सकता जिसको आखिरत पे यकीन है। तो इस तरह के मान, तो फिर हाउ इज पॉसिबल? यानी कि अगर एक बंदे पर मरने पे यकीन आ जाए और मरने के बाद की जिंदगी पे यकीन आ जाए, आपके अमाल बहुत बदल जाएंगे आपकी जिंदगी के। तो इस चीज को सोचकर तो देखें, है कि कल मरना है बंदा जरा थोड़ा सा रात को सोने से पहले मुहासबा करके उठे, फिर पता नहीं सुबह उठना भी है कि नहीं। वो मर जो सोना है वो भी एक मरने की एक हालत है जिसमें हमें नहीं पता क्या है, लेकिन उसके बाद आपको जगाया जाए और आपका हिसाब किताब हो, जब ये फिक्र हो, कैसे हो सकता है बंदा ये गलतियां करे? फिर तो अल्लाह माफ करे, नेतन्याहू और इनमें कोई फर्क नहीं है, वो एग्जैक्टली बम गिरा के मारा, ये करप्शन कर करके लोगों के नवाले छीन छीन के, लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जहर दे दे के उनको भी मार रहे हैं, खुद भी मर रहे हैं, नहरों में छलांगे लगा रहे हैं। किस वजह से? भाई हुक्मरानों की वजह से है इस मुल्क में। बाकी वो तो खा रहे हैं, उनके तो औलादे बाहर हैं, याशियां कर रहे हैं, उनके घोड़े भी मुरब्बे खाते हैं, उनका तो रौला ही कौन नहीं, रौला तो आम है, वो आम का बेचारी का। लेकिन फिर भी दिल बड़ा करके मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, क्योंकि चलो जो भी हो, मैं भी तो लॉ पढ़ा है, मैं भी तो वकील हूँ, लेकिन फिर भी जहां तक हो सका इन चीजों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं मेरे बच्चों, क्यों लॉ पढ़ाया जा रहा? ताकि आपको, देखो, कल आप मान लो सीएफओ बैठे होंगे, तो किसी बंदे को आप अकाउंटेंट का कोई असिस्टेंट अपॉइंट करने जा रहे हैं, भैया उसके साथ कोई इंप्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा। भैया कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारा मकसद मेरे बच्चे यहाँ पे समझाना, इस वजह से आपको लॉ पढ़ाया जा रहा है। तो बेटा उसके बाद ये जो बी लॉ है, ये अब खुद ही अकेला, फिलहाल अकेला पोर्शन ही 100 नंबर का है, लेकिन अगले वक्त में जाके ये आधा आधा हो जाएगा। आधा क्या होगा? आधा सी लॉ होगा और आधा क्या होगा? बी लॉ होगा। फिलहाल तो 100 नंबर का 100 नंबर ही क्या है? बिजनेस लॉ। इसमें सी लॉ का कोई हिस्सा नहीं है। लोड़ा उसके बाद ये ग्रिड हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे जो ग्रिड हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा सा चैप्टर्स जरा देख लो। हमारे मेरे बच्चे टोटल 18 चैप्टर है। बी लॉ के कितने चैप्टर हैं? 18। सी लॉ के कितने थे बोला? 12। ये जो 18 चैप्टर हैं, इन 18 चैप्टर्स को 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। देखो फिर मैं कहूंगा हर लाइन इंपॉर्टेंट है, एक लफ्ज भी नहीं छोड़ना आपने, और ना ही इंशाल्लाह वो कुछ जो पढ़ा होगा जिस तरह भी पूछ ले इंशाल्लाह बता देंगे। तो ये 18 जो चैप्टर हैं मेरे बच्चे 4 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। वो 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड किए गए हैं इसको अब यहाँ पे रखते हैं। 4 ग्रेड है। जो ग्रेड है ना मेरे बच्चे 5 से 8 नंबर का, इसकी वेटेज आई क्या है, यानी कि 5 से 8 नंबर का। इसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 1 है, एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 ग्रेड ए के अंदर। इसको हम जब आखिरी इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा ना 5 अगस्त को इंशाल्लाह, उस वक्त हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, इसको आखिर पे जाके करेंगे, क्योंकि इसका अगले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, ये बिल्कुल स्टैंड अलोन अलग ही है। उसके बाद मेरे बच्चे हमारा ग्रेड बी शुरू होता है। ये चैप्टर नंबर 2 से लेके, ये चैप्टर नंबर 2 से लेके मेरे बच्चे चलेगा चैप्टर नंबर 5 तक। ये ग्रेड बी है, 4 चैप्टर्स। और ये मेरे बच्चे आई कैप में जो इसकी वेटेज है वो है 20 से 25 नंबर, यानी कि 2 3 4 5, ये जो 4 चैप्टर हैं। आज इंशाल्लाह हम दूसरे से शुरू करेंगे, ग्रेड बी से। तो ये मेरे बच्चे कितना टेस्ट होगा? ये 20 से 25। उसके बाद हमारा ग्रेड सी आ जाता है। ये चैप्टर नंबर 6 से लेके, चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक होगा, 10 तक होगा। इसकी भी आई कैप में वेटेज कितनी है? 25 से 30 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक हमारा एक एरिया है, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा एरिया है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है ये सारा मेरे बच्चे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 से लेकर 10 तक की यही बातें होंगी। अच्छा, चैप्टर नंबर, ये जो पहला ग्रेड होगा ना, ग्रेड बी होगा जिसका, चैप्टर नंबर 2 से लेकर 5 तक, यहाँ पे हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट किया आप लोगों ने? बेतहाशा, बेतहाशा। हाँ, आप में से कोई माइनर तो नहीं जिसकी उम्र 18 साल से कम हो? हाँ, अगर आप माइनर नहीं हो, सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कभी दही लेने गए, दुकान पे गए, आज जब आए हो किसी रिक्शे पे आए हो, है किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए हो, बेटा बगैर कॉन्ट्रैक्ट के तो सारा कुछ, ये कुछ भी नहीं होता इनमें से। बात समझ आ रही है कि नहीं? इवन देन यहाँ पे क्लास में बैठे हो, क्या बगैर कॉन्ट्रैक्ट के बैठे हो? है ऐसा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 2 से लेकर 5 तक होगा, इसमें हम सीखेंगे दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, सिर्फ बनता हुआ देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना, उस बने हुए कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म भी होना है। ये जो ग्रेड बी सी है ना मेरे बच्चे, ये परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। ये देखिए, ये परफॉर्मेंस और ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, उसके एसेंशियल्स, लवाजमात, ये चीजें होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एसेंशियल्स के बाद दूसरा क्या शुरू हो जाएगा? परफॉर्मेंस। 6 से लेकर 10 तक कैसे बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, ये सीखेंगे। इसका मतलब तकरीबन 50 नंबर मेरे बच्चे, तकरीबन 50 नंबर, तो तकरीबन सिर्फ यही एरिया है।
यानी कि चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक। उसके बाद मेरे बच्चे हमारे अदर लॉज शुरू हो जाएंगे। अदर लॉज शुरू होंगे चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक। इस अदर लॉज को भी मेरे बच्चे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होगा अदर लॉ के अंदर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। एक होगा मेरे बच्चे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वैसे ही बता रहा हूं आपको, कुछ याद करने की या कुछ भी जरूरत नहीं, वैसे बता रहा हूं। नेगोशिएबल और इसके अलावा कुछ और भी लॉज हों। ये पार्टनरशिप का जो हिस्सा होगा ना अदर लॉज के अंदर भी, इसके मेरे बच्चे 3 चैप्टर्स हैं और कम से कम आई कैप क्या करता है 10 से 15 नंबर का इसको टेस्ट करता है। 3 चैप्टर 11, 12, 13। ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, इसके सिर्फ 2 चैप्टर हैं और तकरीबन कोई मान लो कि 8 से 12 नंबर का आई कैप इसको भी टेस्ट करते हैं। और बाकी जो यहाँ पे देखो, इसका तकरीबन जो 50 मार्क्स हैं वो डी में से कवर होते हैं, 50 मार्क्स। इसका मतलब तकरीबन कोई 22-23 नंबर तो यहाँ पे कवर हो गए। बाकी 27-28 नंबर कौन रह गए, कौन से चैप्टर रह गए? ये चैप्टर मैंने बताया नहीं यहाँ पे। पार्टनरशिप है 11 से 13, ये है 14, 15 और आगे रह गए 3, 16, 17, 18। सीलॉ को पास करना तो सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए चैप्टर 12 पे होना चाहिए, सबसे ज्यादा। जो मर्जी हो जाए, वो तो आपने 100% उसको करके जाना, किसी के कहने पे कभी छोड़ने का सोचना भी नहीं। अगर आपने बी लॉ पास करना ना, तो बी लॉ पास करने के लिए मेरे बच्चे आपके आखिरी 3 चैप्टर ये वाले, ये सबसे ज्यादा तगड़े होने चाहिए। ना तो सी लॉ के चैप्टर 12 से कोई सिनेरियो आता है, ना ही चैप्टर नंबर ये 16, 17, 18 यहां से सिनेरियो आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। और यहां पे तकरीबन कितने नंबर के आ रहे होंगे? 27-28 नंबर के, सिर्फ इसी एरिया में से। और रट्टा, और 2-2, 3-3, 4-4 सफ होंगे ये टोटल, छोटे छोटे। मान लो कि टोटल मिलाएं तो शायद ये 8-10 पेजेस बनते होंगे टोटल। और कितने नंबर है? तकरीबन 27-28 नंबर, और कोई सिनेरियो नहीं आएगा। तो 17-18, 16-17, 18 ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। खैर पढ़ना तो हमने सारा ही इंशाल्लाह, वो सारा आता भी होगा आपको। ये ना समझना कि कोई मुश्किल है तो शायद ना आता हो, शायद जो सौखा है वही आता होगा। नहीं नहीं, चाहे वो मुश्किल हो, अगेन मैंने वही उसी तरह के सी लॉ के अल्फाज, जितना का लॉ मुझे आता है इंशाल्लाह 5 अगस्त को जब क्लास खत्म होगी उतना आपको भी आता हो। तो और बाकी इंशाल्लाह इसके बारे में परेशान नहीं होना। ले बेटा, ये वैसे ही आपको थोड़ा सा चैप्टर्स का ओवरव्यू दिया कि हमारे 4 ग्रेड हैं। सबसे पहले ग्रेड ए, उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है। ग्रेड बी है, उसमें चैप्टर 2 से 5 तक। ग्रेड सी चैप्टर 6 से 10 तक, और 10 से ऑनवर्ड 18 तक ग्रेड डी है। तो ग्रेड याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारा पढ़ेंगे तो तब जाके इंशाल्लाह हम पास करने के काबिल हो जाते हैं। यानी कि अगर कहीं पे कोई कमी रह भी जाए, किसी और एरिया से पूरी हो जाएगी, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं बनता। और ना ही कभी किसी से कभी कभी किसी ने मुझे मैसेज किया ना कि सर वो जरा इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, यकीन कर मैं गंदा मैसेज करूंगा रिप्लाई। आज तक मैंने किसी बच्चे को ये नहीं बताया कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन सा नहीं। हाँ, जितना को बताना होता है ये होता है कि ज्यादा फोकस किस पे करना है, आखिर पे जाकर ज्यादा फोकस, कोई इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं? ले बड़ा, गंदा मैसेज मतलब ये नहीं कि मैं कम से कम उसको डांटूं, उस लिहाज से गंदा मैसेज। ले मेरे बच्चों, पास नहीं ना हो गया मेरे बच्चे आखिरी दिनों में, चाहे ज्यादा हो तो लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड होंगे, राणे को 2x पे रखे सुन लो। नहीं फिर भी उस वक्त मेरे बच्चे जब अपलोड होते हैं ना वो और स्लो हुए होते हैं थोड़ा सा। एक याद रखना, ये जो अपलोड होता है ना यूट्यूब पर इधर उधर, ये स्पीड नॉर्मल से भी थोड़ी सी कम कर देते हैं। उसमें बिल्कुल नॉर्मल स्पीड नहीं होती, उसमें हल्की सी कमी होती है उसके अंदर। क्योंकि मैंने खुद अपने लेक्चर सुने, तो मैं खुद अपने लेक्चर 2x पे सुनता हूँ, तब जाके मेरा काम बनता है। तो मुझे लग रहा था वहां पे मैं खुद भी काफी स्लो हूँ। लेकिन बहरहाल ले बेटा, ये वही है जो परसेंटेज अभी हमने सीलो में डिस्कस की थी। क्योंकि ये बीलो सीलो दोनों क्या हुआ करते थे? इकट्ठे हुआ करते थे। तो मैंने अभी बच्चों को बताया था इकट्ठे होते तो बड़े खतरनाक थे, तो इतने इतने गंदे रिजल्ट भी आए हुए। लेकिन उसके बाद मेरे बच्चे था तो इकट्ठा, लेकिन पहली दफा एमसीक्यूज आए तो बच्चों के रिजल्ट इंप्रूव होना शुरू हो गए, क्योंकि बच्चों को लॉ आता था, बस उनको लिखने में दिक्कत होती थी। तो एमसीक्यूज ने उनकी जिंदगी आसान कर दी। तो उसके बाद माशाल्लाह ये वही है मेरे बच्चे रिजल्ट जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये यहाँ तक चला स्प्रिंग 22 तक। उसके बाद मेरे बच्चे आटम जो 22 था, इसमें ये खाली बी लॉ का पेपर था, खाली बी लॉ का। तो इसका मतलब बी लॉ में क्योंकि शुरू वाले बच्चे भी आते हैं, सी लॉ में कम थे इस टाइम पे, क्योंकि उसमें कैप 7 बन गया वो, और ये कैप 4 था। तो ग्रुप ए में तो मोस्टली बच्चों में फिर वो करना ही करना था उन्होंने, तो इसमें अच्छे खासे बच्चे थे। तो ये मेरे बच्चे उसकी परसेंटेज चली आ रही। तो करते 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 अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया हुआ है उसकी 40% परसेंटेज। अच्छा, अगर देखेंगे ना, मुझे बताएं अगर आप ये परसेंटेज ऊपर देखें, इनमें से ज्यादा अच्छी परसेंटेज आपको बी लॉ की लगी या सी लॉ की लगी? सी लॉ की ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू बी लॉ। अच्छा, बी लॉ में बात करते हैं थोड़ी सी कॉमन सेंस भी है।
कॉमन सेंस का पता नहीं क्या होती है, यानी अपनी अकल भी है लेकिन हो तो तब है ना, यानी कि अपनी अकल इस्तेमाल करने का कॉन्फिडेंस। अकल है अल्लाह ताला ने आपको दे रखी है, लेकिन मेरे बच्चे उसको इस्तेमाल करने का कॉन्फिडेंस नहीं। मैं आपको बता रहा था ना, हम अपने फैसले खुद नहीं करते। अकल दिमाग में आ रहा होता है मैं कर लूं, लेकिन कर लूंगा पता नहीं क्या बनूंगा, उससे मशवरा कर। मशवरा करने में बरकत है, लेकिन माशाल्लाह मशवरा भी देख तो लो बंदा कर किससे रहा है। लेकिन बहरहाल, तो मेरे बच्चे ये सी लॉ जिस तरह लिखा हुआ वैसे ही करना है, अपनी अकल एक रत्ती भर इस्तेमाल नहीं करनी सी लॉ में। ये हमारी नॉर्मल जिंदगी का लॉ है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब आप घर से निकले और आपने रिक्शे वाले को कहा मुझे सीएफई तक छोड़ाओ, यहीं से बी लॉ शुरू हो गया वो। ये सारा जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे सारे का सारा ये बिजनेस लॉ है। देखो किसी ना किसी बिजनेस से तो डील कर रहे होंगे। रिक्शे वाला बिजनेस कर रहा है कि नहीं भाई, बिजनेस कर रहा है। उसके साथ जब आप कह रहे हो कि मुझे सीएफई तक छोड़ो, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वहां पे बिजनेस लॉ अप्लाई हो रहा है। दुकानदार जो दही बेच रहा है, क्या वो बिजनेस कर रहा है कि नहीं? वो बिजनेस है ना। और फेरी वाला भी बिजनेस कर रहा है बेशर्म, है कि नहीं? फेरी वाला भी बिजनेस कर रहा है। तो सारे लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं ना, ये नौकरी तो नहीं कर रहे किसी की, तो बिजनेस कर रहे हैं। तो जो बंदा भी इन बिजनेस वालों के साथ किसी तरह का कोई लेन देन कर रहा हो, एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, बिजनेस लॉ उसके ऊपर अप्लाई होगा। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे बड़ी सारी कॉमन सेंस है, बड़ी सारी कॉमन सेंस है। और कुछ जगहों में वहां पे ऐसा भी मामला होगा जहां पे आप अपने दिल की बात सुन के भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है दिल की बात अक्सर इमोशनल बेस पे सोचता है ना, दिमाग सोचता है मान लो रियलिटी की बेस पे, लेकिन दिमाग वाले तो हमें वैसे ही पसंद नहीं, हमें दिल वाले चाहिए, दिल वाले। ऐसे ही नुकसान होता है। ले बेटा, फेल होने का वही खुदा न खासा लॉ है, आगे आगे पढ़ते जाएंगे, पिछला भूलता जाएगा। एक ही तरीकाकार है, थोड़ा सा टाइम निकाल के जो आपको पढ़ाया होगा उसकी मेन मेन हेडिंग्स आप क्या कर ले, रूटीन बना रहे कि मैंने हर रोज क्या करना है, सिर्फ मेन मेन हेडिंग देख लेनी है जो पीछे पढ़ाया सर ने। इससे होगा क्या कि जो उसके अंदर कंटेंट लिखा होगा ना वो ऐसे ही आपको आता होगा। हेडिंग देखने से आपके दिमाग में पूरे का पूरा जो वो होगा ना, जो थोड़ा सा वो पैराग्राफ होगा वो सारा रिकॉल हो जाएगा। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ हेडिंग्स देखते रहे तो इंशाल्लाह वो भूलेगा नहीं, आप भूलने ना दें पिछला। एक ही तरीकाकार है, आगे आता जाएगा इंशाल्लाह, वो बेफिक्र हो गए आपने। लेकिन पिछला मेरे बच्चे, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, बार बार चीजों को रिपीट करता हूं। पिछला भी जो आपने पढ़ लिया, मुझे आप पे कतन भी भरोसा है, यकीन कर लो, जीरो कॉन्फिडेंस इस मामले में कि आप लोगों पे मैं वो कर लूं, भरोसा कर लूं। कर सकता हूं आप पे भरोसा? क्या आप लोग रिपीट करते होंगे? नहीं। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। मैं पहले बच्चों को जब पढ़ाता था ना, बच्चों को कहता था पास पेपर खुद कर लेना। अगर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पास पेपर सॉल्व नहीं हुए, या मेरे पढ़ाने में फर्क है या आपके पढ़ने में फर्क है। पास पेपर मैं नहीं करवाता था क्लास के अंदर। हुआ क्या कि एक बच्चे ने मैं हमेशा कभी कभार ये कहानी सुनाता हूँ बच्चों को, कोई 4.5 मिनट का मुझे एक बच्चे का मैसेज आया, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे। उसने कहा कि सर आप ये जो जुल्म करते हैं हमारे साथ, मैं इस्लामाबाद से हूं, आपसे लॉ पढ़ता हूँ लेकिन सर आप जुल्म करते हैं। मैंने कहा कि बेटा वैसे क्या जुल्म हो गया, आप हमें पास पेपर नहीं करवाते। सारा कुछ बताया, सारा कुछ तैयार था सर, पेपर देख रहा था, वो बच्चा बड़ा दुखी बैठा हुआ था। सारा कुछ सही हो गया, लेकिन सर पास पेपर ना होने की वजह से वो लेवल अचीव नहीं कर सके जो करना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा कि बेटा मैंने तो आपको बार बार हर चैप्टर खत्म होने पे कहता था भाई आप टेस्ट होने जा रहा है, आप पास पेपर करके टेस्ट देना, और जो पास पेपर का सवाल आपको ना आता हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको समझा देता हूँ। हैं? तो उसने कहा कि सर आपको लग रहा है कि आप लोग जो हमें कहते हो हम वो करते हैं, हम वही करते हैं जो आप करवाते हैं, हम पे हम क्यों छोड़ा हमने जनरल उसका वो 4.5 मिनट का जो। अच्छा, उसकी बातें जब सुनी मैंने, भाई देखो कस्टमर इज ऑलवेज राइट है। अगर मैं ये कहूंगा ना कि मैं यहाँ पे अकेले कुल हूँ और मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, ये गलत है। पहले शायद किसी बच्चे ने इस तरह की बात की नहीं, या एक दो दफा मैंने सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे भेजा कि ये देखें सर बच्चा कह रहा है, या आपकी इसी क्लास में बैठता है जो, वो किसी बच्चे को कह रहा है कि राणा साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन पास पेपर नहीं करवाते। मैंने अगले दिन उसको आगे कहा कि बेशर्मा तेन जरूरत है पास पेपर आने है, तो जाके दुनिया में दस रहे हैं। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये है कमी। अच्छा, मैंने उस बच्चे ने जब मैसेज किया ना, फिर तो मैंने तय कर लिया कि अब तो इसके बगैर काम नहीं। मैंने पास पेपर करवाना शुरू कर दिया उसी अटेम्प्ट में। ये कोई दूसरी ये मेरा ख्याल है ये पिछली अटेम्प्ट से ही ये काम हुआ है। अच्छा, उस बच्चे का रिजल्ट आया, उसने कहा कि सर बहुत शुक्रिया सर, मेरा पेपर, इसी तरह बच्चे करते हैं जज्बाती से मैसेज। अच्छा, मैंने उसकी हिस्ट्री देखी, ये वही बेशरम था जिसने 4.5 मिनट का वो मैसेज किया हुआ था। अब मुझे इसे पास पेपर पे लगा दिया और खुद पास भी हो गया। लेकिन लेकिन मुझे महसूस हुआ कि पास पेपर फिर भी जो भी हो इन मासूम बच्चों के लिए जरूरी है। क्लास में डिस्कस कर लिया जाए, तो अब मैं मेरे बच्चे आपको पास पेपर भी करवाऊँ, उसका अल्लाह भला करे। उसी सेम मामला में जिस तरह का सी लॉ का है, 15 नंबर के हमारे एमसीक्यूज आएंगे। अगेन 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, कोई ट्रू फॉल कुछ इस तरह के नहीं होना। तो 100 नंबर में से 15 नंबर होंगे मेरे बच्चे आपके एमसीक्यूज के, और बाकी जो 85 नंबर के होगा वो हमारा सब्जेक्टिव होगा।
और 85 में अगेन यहाँ पर भी वही है, 34 मार्क्स का मेरे बच्चे नॉलेज बेस होगा। और नॉलेज बेस मैंने आपको बताया था अभी सीलो में भी कि ये रट्टा है, यानी कि जिस तरह किताब के अंदर लिखा होगा उसी तरह पॉइंट्स आपसे दोबारा लगाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। इवन जो वर्डिंग होगी ना क्वेश्चन की, वो भी किताब की वर्डिंग ही रखता है। आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती कि कहाँ से उसने पूछा। हाँ, दिक्कत ये होती है लिखना क्या है, ये पता चल जाता है माशाल्लाह, क्योंकि 5-6 पॉइंट्स होते हैं, वो याद किए नहीं होते आपने, तो लिखने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पता, ये नहीं दिक्कत होगी कि कहाँ से पूछा उसने। हाँ, जो एप्लीकेशन है, मैंने याद करो, मैंने अभी सीलो में बताया था कि जो आपने नॉलेज बेस में याद किया होगा वही आपसे अप्लाई करवाता है, सिखाया जाएगा आपको कि किस तरह एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जब हम करेंगे यहाँ पे पास पेपर भी, तो इंशाल्लाह उससे भी आपको पता चल जाएगा। बस आपने किस पे ध्यान देना है, सिर्फ नॉलेज पे, चीज़ें याद कर दो, ये इंशाल्लाह खुद ब खुद हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन टेस्ट दे रहे होंगे, पास पेपर करेंगे, इंशाल्लाह खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन रौला किसका, अगर कोई चीज़ याद ही ना हो, देखो जब नॉलेज ही ना हो किसी चीज़ का, सिचुएशन पे कैसे अप्लाई करोगे इसको, है? जब नॉलेज हो तो हम सिचुएशन को किसी ना किसी तरीके से डील कर सकते हैं। आप देखो ना, अगर मान लो कि घर में कोई बिजली का मसला होता है, मुझे A to Z पता ही को नहीं बिजली का, मैं कभी पंगा भी नहीं लेता उससे। लेकिन घर में कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत पता होता है, वो चीज़ को सही कर लेते हैं। भाई मुझे नॉलेज है ही नहीं, मैं पंगा लेकर क्या करूंगा वहां पे, वो सिचुएशन है ना, मैं क्या अप्लाई करूंगा वहां पे, मुझे पता ही को नहीं कौन सी तार कहाँ पे क्या सेट करना है उसको, है। लेकिन कुछ है माशाल्लाह ऐसे शहजादे, उन्होंने उन्होंने वो इस्त्री दे दो, इस्त्री से ही कर देते हैं, पखे से ही करा दो। उनको कहेंगे भाई किसी को करवाओ, ये पंखा बंद हो गया, वो आप ही कर देते हैं। ऐसे भी होते हैं। इसका मतलब उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होगा जिसको वो अप्लाई कर देते हैं। मेरे पास नहीं, तो मैं नहीं कर। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, याद कर लो चीज़ों। और एमसीक्यूज में भी उसी तरह, एमसीक्यूज में गए नॉलेज बेस भी होते हैं और सिनेरियो बेस भी होते हैं। लो बेटा, अगेन आई कैप की किताब, सिर्फ आई कैप की किताब, ये काफ़ी है। इसके अलावा जो मैं आपके साथ पास पेपर शेयर करूंगा वो भी ना करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आई कैप की ये जो किताब है ये ही काफ़ी है। इसी के अंदर आपके पास पेपर भी हैं, एमसीक्यूज वाले पास पेपर भी इसके अंदर दिए हुए हैं, पिछली 2-3 अटैम्प्ट छोड़ के, क्योंकि 2-3 अटैम्प्ट से ये किताब अपडेट नहीं हुई आई कैप की तरफ से। तो एमसीक्यूज भी हैं, और साथ जितने जो रेलिवेंट पास पेपर जो काम के हैं वो सारे पास पेपर भी दिए हुए हैं। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा वो सारे क्या हैं, आई कैप के पास पेपर। तो मेरे बच्चे, अगर आपने यही किताब वाला कर लिया तो ये काफ़ी है। इसके बाद आपको कतन पूछने की जरूरत नहीं कि सर ये बता दें कि मैं इसके अलावा कुछ कर लूँ, तो करना अपना टाइम ज़ाया करना है मेरे बच्चों, जरूरत ही कोई नहीं उसकी, ना ही आई कैप उसको टेस्ट करेगा। याद रखोगे इस बात को। तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, हाँ आपको पास पेपर वैसे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सॉफ्ट में, अगर आप उसको हार्ड में निकलवा लेंगे कॉपी तो अच्छी बात है। सॉफ्ट में यूज़ करना चाहें तो आपको पता है कि लेकिन उसको बार बार करना है। हर दफ़ा जब चैप्टर वाइज करो तो साथ ही उसके पास पेपर करो, हर दफ़ा, है ये इतना ज़रूरी है मेरे बच्चों। उसके बाद ऑनलाइन का ये ऐसे जब क्लास चल रही होती थी, साथ ऑनलाइन भी चल रही होती है। आपका पेपर किस दिन होगा, 2 सितंबर को। सीलॉ किस दिन था वाला, 5 सितंबर को। ये मेरे बच्चे 2 सितंबर को आपका इंशाल्लाह बिलॉ का पेपर होगा। इसका मतलब इस दफ़ा 1 सितंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं। जो फर्स्ट मंडे है सितंबर का वो फर्स्ट को ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 1 सितंबर, हाँ बोला था बात है कि पहला जो पेपर होता है मेरा ख्याल है कि वो आई थिंक FAR 2 का पेपर होता है, आई थिंक कंफर्म नहीं है मुझे, अपने पेपर पता है बाकी, लेकिन इससे पहले एक पेपर हो चुका होगा मंडे का। ये ट्यूसडे है 2 सितंबर। क्या करो वैसे वैसे कोई बोलो, ये ट्यूसडे है या मंडे है, ट्यूसडे होगा पक्की बात, दूसरा पेपर ही होगा। औखा काम तो नहीं दे दिया, मैं कह रहा हूँ कोई और पेपर भी होंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ट्यूसडे ही है, हाँ तो ट्यूसडे है बच्चों। ले बेटा, उसी तरह अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे बच्चे मुझे वॉइस मैसेज कर देना, चाहे वैसे मुझे अच्छा वॉइस, आपने वॉइस मैसेज नहीं करना। जो चीज़ आपको लाइन समझ ना आ रही हो, जो एग्जाम्पल समझ ना आ रही हो, आप क्या करते हैं, या कोई पैराग्राफ है उसकी समझ ना आ रही हो, आप उसकी तस्वीर लेकर मुझे सेंड कर दें। ग्रुप में ही कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि दूसरों का भी फायदा हो जाए। लेकिन अगर ना करना चाहें तो फिर आप मुझे वैसे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूँगा। ले बेटा, ये था हमारी थोड़ी सी इस इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कोई चीज़ पूछे तो मुझसे पूछ लें। बस ये दिमाग में रखें, 18 चैप्टर और 18 के 18 करने। और इसमें ये ना देखना कि ये वो इस तरह के चैप्टर हैं जैसे इकोनॉमिक्स या बाकी सब्जेक्ट्स में होते हैं बड़े बड़े, ना ना, है कोई 1 सफ़े का चैप्टर, कोई 2 सफ़े का, कोई 4 सफ़े का, कोई 3 सफ़े का। और इसमें से मेजोरिटी चैप्टर ऐसे होंगे जो 2 या 1 दिन में कवर होंगे, मेजोरिटी चैप्टर ऐसे होंगे। और क्लास यही टाइमिंग, ये ना कहना कि सर पता नहीं। हाँ, कुछ शुरू के अंदर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, क्योंकि बेस तो वहीं पे बननी है ना मेरे बच्चे, आज से बेस बनना शुरू होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आहिस्ता इसको टाइम लगाएंगे। उसके बाद मेरे बच्चे जब चैप्टर 5 तक हो गया ना माशाल्लाह, फिर चल सो चल शुरू करें। ले बड़ा, चैप्टर नंबर 2 से शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 मैंने बताया था उसका कोई लेना देना नहीं किसी के साथ, वो आखिरी है इंशाल्लाह जिस दिन क्लास होगी उस दिन करेंगे। चैप्टर 2 है ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन।
लो बेटा, अक्सर आपने लफ्ज सुना होगा, एक लफ्ज सुना होगा, मान लो कि यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। कोई बंदा कहता है यार मेरा फलाने बंदे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, या अक्सर आप लफ्ज सुनेंगे यार मेरा फलाने बंदे के साथ ना एग्रीमेंट हुआ हुआ। ये दो अल्फाज अक्सर आप सुनते हैं। कहीं पे आपका एग्रीमेंट हुआ होता है, कहीं पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। तो मेरे हमें समझने की जरूरत है, क्या ये जो दोनों अल्फाज हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, क्या इनमें कोई फर्क है? अगर ये करने हो तो कैसे होंगे? यानी कि आज से हम जो पढ़ना शुरू करेंगे वो एक्चुअली क्या पढ़ना शुरू करेंगे, ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, क्या इन दोनों अल्फाज में कोई फर्क है, ये दोनों सेम ही है? और दूसरा सर, इसको हम करते कैसे हैं, कैसे एग्रीमेंट करते हैं और कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ले बेटा, एक चीज तो चलो शुरू में जरा थोड़ा सा तंग करने, क्योंकि यही चीजें बार बार रिपीट होंगी। एक चीज याद रखना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंतहाई इंतहाई ब्रॉडर टर्म है। यानी कि ये ज्यादा मुसद्दका कह लें, या ये कह लें ये ज्यादा ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जिसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट है ना, वो जरा थोड़ा सा हल्के वाला है। ये उतना मान लो कि ये कह लें कि स्ट्रॉन्ग वादा नहीं है दोनों वादे ही हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग वादा नहीं है जितना कॉन्ट्रैक्ट होता एग्रीमेंट। इसका मतलब चले इस तरह मैं बात बताता हूँ। फिलहाल हमने सीखना क्या है यहाँ, हम सीखेंगे एट द एंड ये कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हम ये सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट मान लो कि एक ऐसी चीज है जिसमें एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी सीखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बनता है हमेशा कहां से, एग्रीमेंट से। लेकिन कई सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाते हैं, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जैसे मान लो कि एक बंदा, देखो जो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो C5 पास करके बना होगा। अगर एक बंदा सिर्फ C5 लेवल पे रह गया, क्या हम उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हैं? लेकिन जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, क्या हम कह सकते हैं इस बंदे ने C5 भी किया हुआ? पक्की बात है। तो यही मेरे बच्चे सेम मामला होगा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कई सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाएंगे और कई क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। तो ये चीज मेरे बच्चे हमने सीखनी है। अच्छा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे एग्रीमेंट हो, उसकी शुरुआत कहां से होगी? ये पहले आपने ये चीज कर लेनी है। वैसे बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। शुरू के अंदर ये शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट दे रखा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, नाम क्या है इसका। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872। और दूसरा, ये कब मेरे बच्चे, ये एक्सटेंट क्या है, कहां तक ये एप्लीकेबल है, किस एरिया में एप्लीकेबल है? ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। और तीसरे नंबर पे, ये कब एप्लीकेबल हुआ था पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल हुआ था कब बोला, 1 डे ऑफ सितंबर 1872। अब आप कह रहे होंगे सर उस वक्त तो पाकिस्तान ही नहीं है, लेकिन ये कानून उस वक्त बना था, कब बोला, 1 सितंबर 1872 को। फिर जब पाकिस्तान पहले बरसगीर में था, जब ये पाकिस्तान बना, तो उस वक्त उसी तरह ये कानून पाकिस्तान पे एप्लीकेबल हुआ। इसलिए यहां पे कह रहा है इट इज एप्लीकेबल सिंस द 1 डे ऑफ सितंबर 1872। याद रखोगे तो एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है, अच्छा बताओ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ये कब एप्लीकेबल हुआ था? नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। तो ये 1 डे ऑफ सितंबर 1872 याद रखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, पेपर में ना कोई दिक्कत नहीं होती, मान लो कि वहां पे 14 सवाल है, तो जो सवाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होगा वो कहेगा मुझे आंसर करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक। जो पार्टनरशिप का होगा वो कहेगा पार्टनरशिप के मुताबिक। तो आपको दिक्कत नहीं, ये ना कहेगा 18 चैप्टर है पता नहीं कहां से आंसर करना होगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह फौरन से पता चल जाएगा आपको कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात की है तो चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर 10 तक की ही बात हुई है। अगर पार्टनरशिप की बात हुई है तो 11, 12, 13 इसकी, तो फौरन से पता चल जाएगा, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं होगी आपको। ले बेटा, हम सीखने जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैसे बनते हैं, यही सीखने जा रहे हो। एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और ये बनते कैसे हैं। और हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये कैसे बनते हैं, इसकी शुरुआत क्या होती है? मेरे बच्चे अज्यूम कर लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई एग्रीमेंट हो, उसकी शुरुआत कहां से होती है? कोई एक बंदा मान लो ये मिस्टर ए है। अगर एग्रीमेंट करना हो या कॉन्ट्रैक्ट करना हो, लाजमी तौर पे, ऑप्शन नहीं है, लाजमी तौर पे इस बंदे को दूसरे बंदे को, मान लो चले इस तरह बात कर लेते हैं, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर बी के पास अज्यूम कर लें मेरे बच्चे एक गाड़ी है। मिस्टर ए का दिल कर रहा है यार मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर बी ये आपके पास गाड़ी है, क्या मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दोगे? इसको कहते हैं मिस्टर ए कर रहा है ऑफर। मेरे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट चाहे कोई भी हो, उसकी शुरुआत कहां से होती है? ऑफर से। लाजमी तौर पे एक पार्टी को दूसरी पार्टी को क्या करना पड़ेगा? ऑफर करनी पड़ेगी। अपने आप को ऑफर नहीं करनी। एक बंदा क्या कर रहा होगा, किसी दूसरे बंदे को ऑफर कर रहा होगा। जैसे यहां में मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कर रहा है कि मिस्टर बी आपके पास ये गाड़ी है, क्या मुझे 10 लाख रुपए की भेज दोगे? या ऐसे करेगा, जाके 10 लाख रुपए पकड़े मिस्टर बी के सामने रखे, उसकी चाबी उठा ले, हैं? ऐसे कर सकता है? आपको लग रहा है कि सर यार यार ये छोटा सा पखा हॉस्टल से काम आएगा, है ला के यहाँ पे 250 रख रहे हैं और पखा उठा के लेके जा रहे हैं, ऐसे हो सकता है? या आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऑफर, सर ये पंखा बेचेंगे आप? एम ही पड़ा रहना, कभी चल रहा तो देखा नहीं। सर मान लो ये मोबाइल सर बेचेंगे, ये फलानी चीज बेचेंगे?
तो शुरुआत मेरे बच्चे लाजमी तौर पे कहां से होगी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की? ऑफर से। और कभी भी नहीं होता कोई कॉन्ट्रैक्ट बगैर ऑफर के। वो हम अलग देखेंगे ऑफर कैसे कैसे हो सकती है, बोलकर भी होती है, लिखकर भी होती है, इवन देन हरकतों से भी होती है ऑफर, है ये भी देखें, है कि हरकतों से भी ऑफर होती है। लेकिन बहर सबसे पहले मेरे बच्चे क्या हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी अपनी ये गाड़ी मुझे 10 लाख की भेज दो, इसने ऑफर कर दी। जो ऑफर करता है उसके लफ्ज बोलेंगे ये ऑफरर है, जो ऑफर करेगा उसके लफ्ज क्या बोलेंगे? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाएगी उसको लफ्ज बोलेंगे ये ऑफरी है, जिसको ऑफर की जाएगी उसको क्या बोलेंगे? ऑफरी। फिलहाल अभी तक तो यही स्टेटस, ऑफर और ऑफरी, उसने ऑफर कर। अच्छा मिस्टर बी, अब हो सकता है वो मान जाए, उसने कहा कि कोई मसला नहीं सर। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा सर ठीक हो गया, आप ये गाड़ी 10 लाख की खरीद लो। हो सकता है ये चेंज भी हो रहा हो, जब चेंज हो रहा हो तो फिर भी देखेंगे क्या होगा। हो सकता है वो कहता है यार पागल है, 10 लाख की मैं बेचूं, है 15 लाख की बेचूं, ऐसे भी तो हो सकता है। जब इस तरह 10 की बजाय वो 15 कह रहा होगा, ये भी सिचुएशन पड़ेंगे आगे जाके, फिर क्या होगा? फिलहाल तो हम सिंपल रख रहे हैं इसको कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, और मिस्टर बी क्या कर रहा है? उस ऑफर को एक्सेप्ट करने जा रहा है। लो भैया, कानून कहता है जब कोई बंदा किसी को ऑफर करे और जिसको ऑफर की गई हो, कोई और नहीं, जिसको ऑफर की गई हो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दे, तो प्रॉमिस बनती है। क्या बनती है? प्रॉमिस, वादा। लफ्ज सुन रहे हैं? मेरी प्रॉमिस हुई है किसी के साथ, मान लो मैंने प्रॉमिस की हुई है किसी के साथ, इस तरह का अक्सर लफ्ज बोल देते हैं, यार आज मैं ये नहीं आज मैं प्रॉमिस है कि मैं इंशाल्लाह तेरे साथ खाना खाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कोई लफ्ज प्रॉमिस बोले, आपके दिमाग में फौरन से इस इक्वेशन को आना जरूरी है। किसी ने ऑफर की होगी, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होगा, और फिर ये क्या बनी होगी? प्रॉमिस। इसके बगैर कभी भी प्रॉमिस नहीं बनती, याद रखोगे। ऑफर हुई और ऑफर ही ना हो, खुश हो जाओ। अगर ऑफर ही ना हो, माशाल्लाह एक्सेप्टेंस ही एक्सेप्टेंस हो, फिर प्रॉमिस हो सकती? फिर भी पॉसिबल है। या मान लो कि माशाल्लाह ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो ही ना, क्या प्रॉमिस बनेगी? ना ना, इक्वेशन का कंप्लीट होना जरूरी है। एक बंदा ऑफर करेगा और फिर ऑफर भी वही एक्सेप्ट करेगा जिसका ऑफर। ये आई कैप बड़ी दफा पूछता है इस सवाल का। मान लो कि मैं इस बच्चे को कहता बेटा आप, माजरत के साथ अगर मैं किसी बच्चे का नाम पूछूंगा, भी मुझे नाम याद नहीं रहते, मैं कभी दोबारा कभी किसी क्लास में अगर पूछ लूं तो बच्चा वो बुरा ना बनाए इस बात को कि हर रोज में दसा नाम, मैं जो मर्जी हो मुझे नाम याद नहीं रहते। मान लो कि बेटा आपका नाम क्या है? हमजा। अच्छा मैंने हमजा शायद याद रहे। अच्छा मैंने हमजा को कहा कि हमजा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीदोगे? अच्छा साथ वाला कह रहा है सर मैं खरीदूंगा। भाई मुझे बताओ मैंने ऑफर किसको की है? हमजा। एक्सेप्ट कौन करेगा? हमजा। तो याद रखना, जिसको ऑफर की गई हो वो पूरी क्लास एक्सेप्ट कर रही हो, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। कानून देखो, हम पढ़े कानून को, ये आम चीजें जो आपकी जिंदगी में आम होती है ना, अब उन्हीं चीजों को आप डिटेल में पढ़ने जा रहे हो। है ये आपकी जिंदगी में भरा पड़ा है सारा कुछ। जब आपने आज सीएफई में आ रहे थे, आपने रिक्शे वाले को रोका, सर सीएफई ले जाएंगे मुझे, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा दफा। मतलब मतलब उसने बच्चे स्कूल से उठाने जा रहा था वो। मुझे बताएं, जब आपने उसको कहा कि सर मुझे सीएफई तक छोड़ा, ये क्या कर रहे थे आप? उसको गुदगुदी से नहीं कर रहे, ऑफर ही कर रहे हैं। उसके उसके बाद उसने कहा कि सर बिल्कुल वेला हूं, कोई मसला नहीं, मैं छोड़ आता हूँ सीएफई को। उसने क्या कर लिया आपके उस ऑफर को, और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हुई क्या बन गई? प्रॉमिस, वादा हो गया। अब मेरे बच्चे अगली बात वापस आए, ऑफर हुई, ए ने बी को ऑफर की और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, जब ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, कानून कहता है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, अभी तो अल्फाज में दोनों बोल रहा हूं, चाहे एग्रीमेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, कानून कहता है कि उस प्रॉमिस में, जो प्रॉमिस बनी, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद क्या बन जाती है? प्रॉमिस। उस प्रॉमिस में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर दोनों को कुछ नहीं मिल रहा, अगर दोनों में से एक को कुछ मिल रहा दूसरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, कानून कहता है कि मामला वहीं पे खत्म हो गया। इस प्रॉमिस को मेरे बच्चे आगे कानून कहता है कि इस प्रॉमिस को हमने लेकर जाना है एग्रीमेंट में। अज्यूम कर लो हम इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, तो प्रॉमिस यहां पे रखिए। अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? उसका नाम है कंसीडरेशन। अच्छा कंसीडरेशन क्या होती है? जब प्रॉमिस हो, उस प्रॉमिस में अगर दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा, तो कानून कहता है यहां पे फिर कंसीडरेशन भी है। कंसीडरेशन किसको कहते हैं हमारा? जो किसी प्रॉमिस में दोनों पार्टीज को इन रिटर्न कुछ मिल रहा, जब वादा हो, उस वादे में दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ हो, फायदा, फायदा कह ले उसको, या इन रिटर्न जो हमें मिल रहा हो, तो फायदा ही होता है ना मेरा। मैं आपको कहता 10,000 का मोबाइल खरीद, मुझे पैसों की जरूरत है, 10,000 का ये मोबाइल मुझसे खरीद लो। हमजा को मैंने कहा, हमजा ने मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे ये बताओ, जब हमजा ने मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गई? प्रॉमिस। मुझे ये बताएं, इस प्रॉमिस में अब हमने इस प्रॉमिस को क्या बनाना है? एग्रीमेंट। मुझे क्या मिल रहा है इस प्रॉमिस के अंदर? मुझे 10,000 मिल रहा है। हमजा को क्या मिल रहा है? ये मोबाइल मिल रहा है। इसका मतलब दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है।
ये इस वादे में, और अगर अज्यूम कर लो, अगर हमजा मुझे कहता सर ये मोबाइल मुझे फ्री दे दे, क्या हमजा मुझे ऑफर कर रहा है? नहीं, ऑफर तो कर रहा है ना, ऑफर तो कर रहा है। अच्छा, मैंने ऑफर एक्सेप्ट भी कर ली, क्या बन गई? प्रॉमिस। अच्छा, प्रॉमिस के बाद कानून कहता है ये एग्रीमेंट कब बनेगा बोला? जब दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा। मुझे ये बताएं, यहां पे हमजा को क्या मिलेगा, मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, दुआएं कह लो चलेंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। और दुआ कंसिडरेशन, कानून यहां पे देखना, कानून आपके जज्बात शज्बात को नहीं देखता, स्वाब गुनाह को नहीं देखता। तो कानून क्या कहता है, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब मैं तो इसको मोबाइल दे रहा हूं, लेकिन बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब दोनों के लिए कंसिडरेशन नहीं, दोनों के लिए कंसिडरेशन, इसका मतलब ये कभी भी एग्रीमेंट नहीं बनेगा। अच्छा, एग्रीमेंट को ही हमने तीसरे नंबर पे बनाना होता है कॉन्ट्रैक्ट। वो सोचे एक चीज, एग्रीमेंट ही नहीं बनी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगी? बात थोड़ी बहुत समझ आ रही? दोबारा जरा देखो, हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कैसे बनता है। हमने कहा कि सबसे पहले बनती है प्रॉमिस, प्रॉमिस के बाद बनता है एग्रीमेंट, और वही एग्रीमेंट बाद में अगर कुछ और रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन प्रॉमिस बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑफर। कोई बंदा ऑफर करे, और जिसको ऑफर की गई हो वही उस ऑफर को क्या कर रहा हो? एक्सेप्ट कर रहा हो। और जब ऑफर हो और एक्सेप्ट हो जाए, क्या बनती है? प्रॉमिस। लेकिन हमने इस प्रॉमिस को क्या बनाना? हमने तो एग्रीमेंट बनाना। मुझे बताएं, इस प्रॉमिस में क्या ऐसा ऐड करेंगे ये कंसीडर, सॉरी मैंने खुद ही बोल दिया, क्या ऐसा ऐड करेंगे ये प्रॉमिस क्या बन जाए? एग्रीमेंट बन जाए। तो क्या ऐड करें? कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन कहते हैं किसको है? दोनों का फायदा, दोनों को इन रिटर्न जो मिल रहा हो कुछ, वो क्या होगा? कंसीडरेशन। दोनों को मिल क्या रहा है? बात समझ आ रही है कि नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे मिस्टर ए, अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भैया 10 लाख रुपए की ये गाड़ी मुझे सेल कर दो, मिस्टर बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी, तो क्या बन गई? प्रॉमिस। इस प्रॉमिस को हमने क्या बनाना? एग्रीमेंट। तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? कंसीडरेशन। तो मुझे बताएं, मिस्टर ए के लिए यहां पे कंसीडरेशन क्या है? वो गाड़ी, मिस्टर ए को गाड़ी मिलेगी। मिस्टर बी के लिए कंसीडरेशन क्या है? 10 लाख रुपए। इसका मतलब दोनों के लिए कंसीडरेशन है। अब ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। लेकिन हमने इसी एग्रीमेंट को क्या बनाना बोला? हम तो इस एग्रीमेंट को लेकर जाना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तक। अब कानून कहता है कि इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या ऐड करेंगे ये क्या बन जाए? कॉन्ट्रैक्ट। कानून ने उसका नाम रख रखा है इन्फोर्सेबिलिटी। क्या नाम रख रखा है? इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी कहते हैं कानूनी कार्रवाई को। इन्फोर्सेबिलिटी किसको कहते हैं? इन्फोर्स करवाना। देखो, बात का कुछ लोग वादे करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, और अगर उस एग्रीमेंट से कोई बंदा मुकर जाए और वहां पे कानूनी कार्रवाई करने का ऑप्शन हो, तो फिर हम कहते हैं इस तरह के एग्रीमेंट को कहते हैं ये क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एग्रीमेंट ही क्या बन रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उस एग्रीमेंट में क्या ऐड होगी? इन्फोर्सेबिलिटी। और इन्फोर्सेबिलिटी क्या है बोला? हाँ, अगर आपने अब एग्रीमेंट को पूरा ना किया, आपके खिलाफ क्या होगी? कानूनी कार्रवाई होगी। ये हर जगह पे ऐड नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी आप चाहें भी तो ऐड नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है कि नहीं? कुछ जगहों पे आपके चाहे बगैर ही इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट होगा मामला। कुछ जगहों पे कानून खुद पकड़ के इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर देगा एग्रीमेंट में। कुछ जगहों पे कानून कह रहा होगा कि भैया यहां पे मैंने इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करनी। अगर किसी एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाए तो वही एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर किसी एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड ना हुई, हाँ, वो जस्ट एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, जब हम लफ्ज एग्रीमेंट बोलते हैं, और अगर उसमें अज्यूम कर लो अगर उसमें इन्फोर्सेबिलिटी भी है, हकीकत में वो एग्रीमेंट ही क्या है? चाहे उसको एग्रीमेंट बोल दो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, दोनों लफ्ज सही है। लेकिन अगर अज्यूम कर लो आप लफ्ज बोल रहे हो एग्रीमेंट, और उसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो ही ना सकती हो, पढ़ेंगे अभी सिचुएशन कि कहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप उस एग्रीमेंट को कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो ही नहीं सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा सर बताओ ये प्रॉमिस क्या होती है? हाँ, जब कोई बंदा किसी को ऑफर करे और वही बंदा, देखो आप कानून पढ़ रहे हैं, अब जरा चीजों को थोड़ा थोड़ा साथ रखना है? जब कोई बंदा ऑफर करे और जिसको ऑफर की गई हो वही बंदा उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे रहा हो, तो क्या बन जाती है? सादा अल्फाज में, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए प्रॉमिस बन जाती है, या एक्सेप्टेड ऑफर, यही है ना? जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए प्रॉमिस बन जाती है, या एक्सेप्टेड ऑफर प्रॉमिस बन जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं? और अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा भैया बताओ एग्रीमेंट क्या होता है, तो क्या बताओगे? ऐसे ही प्रॉमिस जिसके साथ कंसीडरेशन भी हो। और किसके लिए कंसीडरेशन? एक के लिए, दोनों के लिए? दोनों के लिए। अच्छा, चले जस्ट एग्जांपल, सर वो बात तो कंप्लीट कर दें, जो आप इसको मोबाइल दे रहे थे, लेकिन उस मोबाइल में मान लो कि उसने कहा था सर फ्री में दे दें,
हमजा ने मुझे कहा था सर मोबाइल फ्री में दे रहे हैं, मैंने हमजा की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, तो क्या बन गई? प्रॉमिस। अच्छा, प्रॉमिस में दूसरा क्या था? दोनों के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए, तो क्या बनेगा? मुझे बताएं, क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? नहीं है, तो इसका मतलब ये वैलिड एग्रीमेंट भी नहीं होगा। अच्छा, हमजा को मैंने मोबाइल दे दिया, तो कल हमजा आया, मैंने मोबाइल वापस ले लिया। हमजा कहता सर क्यों? सारी क्लास के सामने आप मोबाइल दिया था आपने, अब वापस कैसे? तो मैंने कहा बदले में मुझे क्या मिला है? तो जब कोई चीज, मेरे बच्चे, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही ना बने, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही ना बन रहा हो, कानूनी तौर पे आप उसको इन्फोर्स, अब जस्ट एग्जांपल, हमसे अगर कहे कि मैं कानून की मदद लेकर सर फिर आपसे मोबाइल ले लूंगा, क्योंकि आप मोबाइल आपने मुझे दे दिया, मैं कहूंगा जाओ ले लो मदद कानून की, तो कानून वहां पे जाके अब चीजों को ऐसे ही वो करेगा। कानून कहेगा अच्छा राणा साहब तो हमजा आपको मोबाइल दे रहे हैं, आप राणा साहब को क्या मिल रहा है बदले में? सर वो दुआएं दी है मैंने। तो कानून वहां पे खुद कह देगा यहाँ पे दोनों के लिए कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए ये मोबाइल का देना ये वैलिड नहीं है। राणा साहब क्या कर सकते हैं? इस मोबाइल को वापस ले सकते हैं। कोई मान लो कि रिक्शे वाला कोई कहता है कि बेटा आप रास्ते में पैदल आ रहे थे, कहीं होता है ना पैसे बचाने के चक्कर में आप फिर रहे होते हो, ये जनरल कभी कभार होता है, भाई जरा थोड़ा सा जेब खर्चा, आखिरी महीने का आखिरी टाइम चल रहा है, जेब खर्चा बचा लो, तो हम लोग तो पैदल ही चले जाया करते थे। तो फरदौस मार्केट से वो 41T तक जाना, अच्छा खासा टाइम वो बनता था सफर, लेकिन हम पैदल ही कर लिया करते थे। कोई नहीं यार, जवान बंदे हैं, कौन सा जो 10-12 रुपए बच जाएंगे तो वही बेहतर है। खैर, तो मान लो कि मैं पैदल जा रहा हूँ, मैं CFE आना है मैंने, आप पैदल आ रहे हो, चलो हमजा ही पैदल आ रहा है, रास्ते में रिक्शे वाला कहता है कि हमजा बैठो भैया आपको ले जाऊँ मैं, उसने कहा कि सर CFE जा रहा हूँ, वो कह रहा ठीक है मसले को नहीं, आप बैठ जाओ। अब देखो उसने ऑफर की, हमजा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब दोनों के लिए क्या, अब ये क्या बन गई? प्रॉमिस। अब वो प्रॉमिस किस चीज की कर रहा है? मैं आपको CFE तक छोड़ आता हूँ, ऐसे ही है। अब उसने तो मेरे से चले मान लो कि आपको CFE तक छोड़ के जाएगा, अब उसको बदले में क्या मिल रहा है? आपको तो मिल जाएगी राइड यहाँ तक CFE, उसको बदले में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अच्छा, उसने नहर पे पुल पे आके आपको उतार दिया उतर, आप कहते हैं सर ऐसी क्या बात है, आप मुझे CFE तक लेकर जाओ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कहते हैं खबरदार, खबरदार, मैंने भी लॉ पढ़ा हुआ, मैं भी रिक्शा नहीं चला रहा है, खबरदार अगर इस तरह की बात की कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है। ये क्या थी? ये जस्ट प्रॉमिस थी, और इसमें तो ये एग्रीमेंट भी नहीं बना था। क्यों नहीं एग्रीमेंट बना था? दोनों के लिए कंसिडरेशन नहीं थी। आप कानूनी मदद ले ही नहीं सकते इस तरह के मामले में। कानूनी मदद कहां पे जाके ऐड हुई थी बोला? तीसरे नंबर पे, यहां पे, जब एग्रीमेंट भी हो और वो क्या हो? इन्फोर्सेबल भी हो। अच्छा, एक और चीज दिमाग में रखें, अजीम कर लो, अब जरा मैं थोड़ा सा आपको जाके बताऊं, आप आए एडमिशन ऑफिस में, आगे आपने उनको कहा कि सर मुझे बिलो में एडमिशन दे दो, उन्होंने कहा कि सर ठीक हो गया, बिलो में एडमिशन, मान लो कि सर 10,000 में मुझे बिलो में एडमिशन दे दो, आपने ऑफर की, उन्होंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गई? प्रॉमिस। मुझे बताएं, इस प्रॉमिस, ये प्रॉमिस तो बन गई ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। आपने ऑफर की 10,000 में बिलो पढ़ा दो, उन्होंने कहा कि ठीक हो गया सर पढ़ा देते हैं, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई। ये भी तो कह सकते हैं सर नहीं सीट सी को नहीं आप कहेंगे सर बथेरी सीट्स पड़ी, कह सकते हो ना, लेकिन बहर उसके लिए क्लास तक आना जरूरी है। लेकिन लेकिन मेरे देखिएगा, अब मुझे ये बताओ इस प्रॉमिस में क्या ऐड करना है कि ये एग्रीमेंट बन जाए? कंसिडरेशन। मुझे ये बताएं कि आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? ये जो कोचिंग, ये आपके लिए कंसिडरेशन, CFE के लिए कंसिडरेशन क्या है? वो जो 10,000 दे रहे हो, क्या मैं कह दूं यहाँ पे एग्रीमेंट बन गया है? एग्रीमेंट बन गया। अब मेरे बच्चे एक चीज अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, कहां पे कानून खुद पकड़ के, ये इन्फोर्सेबिलिटी खुद ब खुद आती है, इन्फोर्सेबिलिटी खुद ब खुद आती है, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं होती, बोलकर नहीं ऐड होती, खुद ब खुद कहां पे आएगी? अभी हम पढ़ेंगे आगे। कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी खुद ब खुद आ जाती है। कहां पे? जहां पे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही हो या कहीं पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही हो, पढ़ेंगे अभी। वहां पे आपको कहने की जरूरत नहीं, कानून खुद पकड़ के क्या ऐड कर देता है? इन्फोर्सेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ये बताओ, ये जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है कोई बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल भाई, कारोबार है ना CFE, इसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप। तो जहां पे कोई बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही हो, जहां पे अगले बंदे की नीयत हो आपसे पैसे लेने की, उसका कारोबार हो जिसके साथ आपकी ट्रांजैक्शन, वहां पे कानून खुद पकड़ के क्या ऐड कर देता है? इन्फोर्सेबिलिटी। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्टेप बाय स्टेप खुद ऐड नहीं करते, मैं बताता हूँ। खैर अभी कुछ जगहों पे कानून कहता है कि नहीं भैया यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करते। जैसे अभी हम पढ़ेंगे, कुछ सोशल मामला होंगे हमारे, एग्जाम्पल दूंगा अभी, कुछ हमारे रिलीजियस मामला होंगे, कुछ हमारे मॉरल मामला होंगे, कुछ इस तरह की चीजें होंगी मेरे बच्चों। वहां पे कानून कहता है नहीं नहीं मैंने यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करनी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जस्ट एग्रीमेंट रह जाएंगे, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। अब एक चीज मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जब आप एडमिशन में ऑफिस में आए, मुझे बिलो में एडमिशन दे दो, उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, क्या बन गई? प्रॉमिस। अच्छा, ये बाकी दोनों स्टेजेस ना, ये दोनों स्टेजेस
बाय डिफॉल्ट अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो बाय डिफॉल्ट कंप्लीट हो जाती है, इसको एक एक करके कंप्लीट नहीं करते हैं। अब आप एडमिशन ऑफिस में आए, आपने कहा कि सर बिलो में एडमिशन दे दो 10,000 में, उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। आपने कहा कि सर अभी रुको, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंसिडरेशन देखते हैं, कंसिडरेशन है कि नहीं। आपने कहा कि सर आपको क्या मिल रहा है इसमें, उन्होंने कहा कि हमें 10,000। सर मुझे कोचिंग मिल रही है, जबरदस्त सर, कंसिडरेशन आ गई, ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। सर अगले स्टेप पे जा रहे हैं सर। अगला स्टेप क्या है इसमें, इन्फोर्सेबिलिटी। सर ये बिजनेस ही है ना आपका, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है। वो कहेंगे तो रल्लाबाद से कॉलेज को लाओ। अच्छा सर मुबारक हो, बस सर गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर, ये क्या ऐड होगी इसमें, इन्फोर्सेबिलिटी। तो सर मुबारक को हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यानी कि सादा अल्फाज में मैं कहना चाह रहा हूं, ये दोनों जो सिचुएशन, ये जो दोनों लेवल्स है ना, ये हम बोलकर ऐड नहीं करते बीच में। ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, वहीं पे मेरे बच्चे क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। ये बाकी दोनों स्टेजेस ऑटोमेटिकली उसमें कंप्लीट हो जाती है। ये तो हम सब पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे एक चीज को समझ रहे हैं कि ये बनता सिचुएशन जल्दी कैसे है। चलें खैर, अब इसको मेरे बच्चे एक एक करके हमने पढ़ना चीजों को। ऑफर के एसेंशियल्स पढ़ेंगे, ऑफर कैसे होती है। ये सारा जो हमारा चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर 5 तक है ना, ये एक्वेशन हमने पूरी कर ली है। ऑफर के मामला पढ़ेंगे, कब ऑफर वैलिड होगी। एसेंशियल्स के मामला पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस के मामला पढ़ेंगे, कब एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। फिर हम देखेंगे कंसीडरेशन में कौन सी चीजें होती हैं। फिर हम देखेंगे इन्फोर्सेबिलिटी कैसे ऐड होती है। इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करने के कुछ मेरे बच्चे रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो कानून पकड़ के इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करेंगे। मान लो आप बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, कानून वहां पे कहेगा ना ना भैया, मैं यहाँ पे कभी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करूंगा नहीं। ऑफर भी है, अच्छा मान लो मैं किसी बच्चे को कहता हूँ बेटा ये ना 10,000 का मुझसे मोबाइल खरीदी, बच्चे ने मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बताओ ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस होगी, प्रॉमिस बन गई। प्रॉमिस में क्या ऐड करना था, उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, मोबाइल मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, क्या प्रॉमिस बन गई, सॉरी एग्रीमेंट बन गया। अब इस एग्रीमेंट को हमने क्या बनाना था, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कानून ने कह दिया राणा साहब बस एग्रीमेंट ही, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं कभी। और एग्रीमेंट भी आपने गलत कर लिया सर, इसको वॉइड कहते हैं। कानून कहता है कि हम इस एग्रीमेंट को भी नहीं मानते। ये इस तरह की चीजें हमने पढ़नी है, क्योंकि कुछ जगहों पे कानून उस एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फोर्सेबिलिटी ऐड होने के लिए भी कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत बात समझ आ रही हो। ले बेटा जरा वापस आए। हमने कहा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि भैया 10 लाख रुपए की गाड़ी भेज दो। मिस्टर बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो तो क्या बन जाती है, ऑफर करने वाले को क्या बोलते हैं, जिसको ऑफर की गई हो उसको क्या बोलते हैं। अच्छा एक और चीज आप जरा थोड़ा सा सोचिएगा, जब ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए क्या बन जाती है, प्रॉमिस। अच्छा जब प्रॉमिस बन जाए ना, अब ये लोग मजीद इनको ऑफरर ऑफरी कहना या ऑफरी ऑफरर कहना ये मुनासिब नहीं है। अब हम इनके लिए अल्फाज बदल देंगे। इनके लिए अल्फाज क्या बदलेंगे, जिसने ऑफर की होगी उसके लफ्ज बोलेंगे प्रॉमिजर, और जिसने ऑफर एक्सेप्ट की होगी लफ्ज क्या बोलेंगे उसके लिए, प्रॉमिजी। कोई मसला नहीं। अभी सिर्फ वैसे ही आपको लफ्ज बोल रहा हूं, नहीं समझ आई तो कोई दिक्कत नहीं। देखो जब तक तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई, एक बंदा ऑफर कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा, ऑफरी। जब अगला बंदा ऑफर एक्सेप्ट कर ले, फिर हम इसके लफ्ज क्या बोल सकते हैं, प्रॉमिजी बोल सकते हैं। चलो प्रॉमिजी, अभी प्रॉमिजर प्रॉमिजी को गोली मारो, इसको रहने दें। वैसे अगर मैं कह दूं ऑफरी जो है, मैं कह दूं कि ऑफरी का नाम जब एक्सेप्ट कर ले ऑफर को, फिर ऑफरी नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए, बल्कि क्या हो जाना चाहिए, एक्सेप्टर। वो तो ऑफर ही है। लेकिन जिसको ऑफर की गई हो, जब वो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो भाई जब तक तो एक्सेप्ट नहीं किया, वो सोच रहा है मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, उस वक्त तो ऑफर ही रख लो, मैंने इसको ऑफर कर रखी है। लेकिन जब ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो अब तो शायद वो जो ऑफरी वाला जो था ना, जिसको ऑफर कर रखी है, अब वो ऑफर का दर्जा तो खत्म हो जाना चाहिए था। अब तो अगली स्टेज आ गई, तो उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, शायद आप उसका नाम क्या रख देना चाहिए, एक्सेप्टर। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बंदा आपसे पूछ ले अच्छा बताओ एक्सेप्टर कौन होता है, ऑफर या ऑफरी, ऑफरी एक्सेप्टर बनता है। बात समझ आ रही है कि नहीं, ऑफर तो ऑफर करने वाला है, ऑफरी जिसको ऑफर की गई हो, लेकिन वही ऑफरी जब ऑफर को एक्सेप्ट कर ले क्या बन जाता है, एक्सेप्टर। कोई दिक्कत तो नहीं ना। और दोबारा जरा क्वेश्चन, अच्छा अगले 3-4 दिन ना हमने यही सारी प्रैक्टिस करनी है। मैंने अभी आपको एक लफ्ज बताया था कि बेटा जितना का मुझे आता होगा ना इंशाल्लाह, उतना का आपको भी आएगा, और 100%। ये ना समझना ये सिर्फ बात की हद तक है, और सारी समझ भी होगी इंशाल्लाह जब एंड होगा। मेरे बच्चे अभी हमने पढ़ा क्या, जब ऑफर हो और ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या बनता है, प्रॉमिस। हमारी क्लास कितने बजे तक है वाला, अच्छा। और प्रॉमिस में क्या ऐड करें कि ये एग्रीमेंट बन जाए, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किसको कहते हैं वाला, इन रिटर्न जो दोनों पार्टीज को कोई फायदा मिला उसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। अच्छा जब कंसिडरेशन ऐड हो जाए तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को हमने लेकर कहां तक जाना है, कॉन्ट्रैक्ट तक।
तो कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो? अब मेरे बच्चे, मैंने अभी आपको बोला कि मुझे प्रॉमिस की डेफिनेशन बताओ। प्रॉमिस क्या होती है बोला? ऐसी ऑफर जो एक्सेप्ट हो जाए, या एक्सेप्टेड ऑफर क्या बन जाती है? प्रॉमिस। कोई बंदा आपसे, मैंने कहा कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन पूछ ले, क्या बताओगे? ऐसी प्रॉमिस जिसमें क्या हो? कंसिडरेशन हो। किसके लिए? दोनों के लिए। अच्छा, इसके जब हम इसकी डेफिनेशन हकीकत पढ़ेंगे ना, उसके अल्फाज कुछ और होंगे, है यही, लेकिन उसको जो उसने बताया हमने वो भी तो समझना होगा ना जब पढ़ेंगे उसको। ये सिर्फ यहाँ पे थोड़े से अल्फाज हैं, यही कॉन्सेप्ट यही, लेकिन उसका बताने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके बाद मेरे बच्चे, अगर कोई बंदा आज के बाद आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो क्या बोलोगे? ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो। और इन्फोर्सेबिलिटी का लफ्ज कोई बंदा पूछ ले, क्या बताओगे उसको? कानून की मदद। क्योंकि कुछ जगहों पे अगर कोई बंदा अपना वादा पूरा ना करे, कानून मदद को आता है, और कुछ जगहों पे अगर कोई बंदा वादा पूरा ना करे, कानून मदद को नहीं आता है। जैसे मान लो कि आपको वो उतार दिया ना रिक्शे वाले, जैसे फ्री बैठे आ रहे थे, वहां पे उतार दिया आपको नहर वाले पुल पे, तो फिर वहां पे आप कहेंगे मैं थानेदार को बुलाता हूं अभी, है तो मुझे सीएफी तक क्यों नहीं छोड़ के आ रहा है? वहां पे जब थानेदार आएगा तो क्या कहेगा आके? कोई शर्म कार्रवाई है? यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, इन्फोर्सेबिलिटी है ही नहीं। क्यों? दोनों के लिए कंसिडरेशन ही नहीं, ये एग्रीमेंट ही मुनासिब नहीं बना है। जब एग्रीमेंट ही एक मुनासिब ना बना हो, उसमें इन्फोर्सेबिलिटी तो तब होगा जब एक वैलिड एग्रीमेंट बना होगा। उस वैलिड एग्रीमेंट में मेरे बच्चे जब इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? लो बेटा, अब रीड तो कल करेंगे, लेकिन सर थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअली चीजें मेरे बच्चे पढ़ लेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है बोला? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब किसी एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी। और अभी मैंने एक लफ्ज बोला था कि कुछ जगहों पे कानून खुद पकड़ के इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर देता है, और कुछ जगहों पे कानून कहता है कि मैंने इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करी। अब हम उसकी कुछ एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं जहां पे कानून कहता है भैया एग्रीमेंट तो कर लिया, हम इसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करेंगे, और बनता भी नहीं यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करना। जस्ट एग्जांपल, ये मिस्टर ए भाई और मिस बी हैं, इनकी बड़ी अरसा हो गया शादी हुई हुई, लेकिन आज तक मिस्टर ए ने मिस बी को कहीं बाहर खाना नहीं खिलाया। आज मिस्टर ए ने मिस बी को कहा कि बाहर खाना खाने जाए, उसने कहा कि भाई कमाल की बात है? उसने इस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। लो भैया, ऑफर हो, एक्सेप्ट हो, तो क्या बनती है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में मान लो, अब देखो खाना तो दोनों को, वैसे तो वो खाना खिला रहा है, अब दूसरा मेरे बच्चे वो जो एक जो होती है ना कि खामद वाली जो जिम्मेदारी पूरी करने का एहसास, अज्यूम कर लो फिलहाल, वो किसके लिए कंसिडरेशन होगा? मिस्टर ए के लिए। और खाना तो दोनों खा रहे हैं वैसे तो, लेकिन खा कौन रहा है? पैसे कौन भर रहा है? वो मिस्टर ए भर रहा है। लेकिन अब चले मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोल दी ना कि कंसिडरेशन क्या होता है, जो इन रिटर्न कुछ मिल रहा हो आपको। जस्ट एग्जांपल, आप गए किसी सिनेमा में मूवी देखने के लिए, आपने उसने को कहा कि मौला जट फिल्म देखनी है भैया, उसने कहा कि सर 500 रुपया टिकट। अब आपको तो 500 रुपया, आपने क्या किया? उसको पे कर दिया। उसको कितना मिला बोला? 500 मिला। आपको बदले में क्या मिला? हाँ, वो जो अम्यूजमेंट है ना वहां पे, हाँ एंटरटेनमेंट है, अजीम कर लो, बदले में तो आपको कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे मेरे बच्चे अजीम कर लो, वैसे समझाने की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे उसको जो खामद का जो जिम्मेदारी पूरी करने का जो एहसास है ना, कि भाई मैंने एटलीस्ट वो जिम्मेदारी पूरी कर दी कि अब ये खातून मुझसे लड़ नहीं सकती इस मामले में, तो शायद उस तरह की जिम्मेदारी पूरी कर दी। ये कंसिडरेशन भी ऐड कर दो भैया, तो क्या हो गया? ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। आज इन्होंने तय कर लिया कि भाई 9 बजे मैं पहुंच जाऊंगा दफ्तर से, अकाउंटेंट है बेचारा, 9 बजे पहुंच जाऊंगा, लेट सिटिंग होती है यहाँ, तो इंशाल्लाह फिर रेडी रहना, हम खाने के लिए जाएंगे। लो भैया, खातून उसको तो रेडी होकर बैठी हुई है, और उसका वेट कर गया हस्बैंड, चोरी साहब पहुंचे ही नहीं। खातून ने कहा कि 12 बज गए, तक नहीं पहुंचा। खातून वहां से उठी, सीधा थाने। उसने कहा कि देखें जी, हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि आज मेरा हस्बैंड मुझे खाना खिलाएगा, लेकिन नहीं आया, आप उसके खिलाफ पर्चा करें। अब यहाँ पे देखो, वो जो थानेदार अगर तो पाकिस्तानी नहीं है, पढ़ा लिखा बंदा, वो खातून को कहेगा देखे खातून, ये जो मामला है ना, ये जो आपका जो एग्रीमेंट हुआ था, जो भी आपका वादा हुआ था, ये सोशल किस्म का होता है, ये घरेलू मामला होते हैं। यहाँ पे इस तरह के जो घरेलू मामला होते हैं, उसमें हम कानूनी कार्रवाई ऐड नहीं करते। है तो सारे कार्य मान लो कि सारी दुनिया थी बैठी हुई थाने, तो यहाँ पे कानून कहता है कि हम इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करते। इसका मतलब है ये जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, इनका नाम क्या होता है? चलो सोशल ना बोले, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। ये कौन से हैं? ये घर में एक दूसरे के साथ जो वादे होते हैं, इसका नाम क्या होगा? डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। ये जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं आपस में, इनमें कानून इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करता। और जब इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करेगा तो मेरे बच्चे, इसका मतलब ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन। हम पढ़ के आ रहे हैं कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। हमने कहा कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो। तो सर ऐसे कोई एग्रीमेंट है जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी खुद ब खुद ऐड हो जाती है, वो भी पढ़ेंगे।
फिलहाल हम ऐसे एग्रीमेंट पढ़े जहां पे कानून कहता है हमने इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करी, हो सकती है लेकिन बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो भी देखेंगे हम उसको, जहां पे हो सकती हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। आप देखो, आप घर वालों से कितने वादे करते हैं, कभी आपने पूरे किए हैं? इस दफा हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेंगे, नहीं हुआ। क्या हुआ कि बच्चा भी अंदर है वहां पे थाने बैठा हुआ, कहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ है? तो भैया यहाँ पे कानून इन्फोर्सेबिलिटी ऐड, जब इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होगी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? अच्छा, एक तो डोमेस्टिक मामला होते हैं, एक होता है सोशल। सोशल कहाँ पे होते हैं? अज्यूम कर लो ये तीनों दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि भैया इस दफा हम बी लॉ का पेपर देने के बाद ना सीधा मूवी देखने के लिए जाएंगे। मिस्टर ए ने इन दोनों को ऑफर किया, भाई मूवी देखने जाए, पेपर वाले दिन, पेपर देने के बाद मान लो कि चलो सीधा ना गए, शाम को रात का वहां पे जो भी क्या कहते हैं इसको, जो लगाते हैं उसको, सिनेमा तो होता ही है, और थिएटर ही बेशर्मो, वो जो टाइमिंग होती है ना, इतने बजे से लेके इतने बजे तक, तो जो भी, यानी कि तुम मेरे वर्गे ही हो। एक दफा मैंने अभी तक फिल्म देखी है सर, वो भी पता नहीं अभी, बस बैठे हुए सारे फिल्म कहा के चलो यार दोस्त। ये बाहुबली आई थी, उस वक्त पाकिस्तान में भी वो दिखाते थे इंडियन फिल्म्स, बाहुबली 2। तो ये वाहद मूवी थी जो आज तक सिनेमा में जाके देखी हुई। खैर वापस आए। अच्छा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी और सी को कहा कि भैया पेपर के फौरन बाद मूवी देखने के लिए जाएं। उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने मिस्टर बी और सी ने कहा कि भैया देखना, तुम जाके ना वहां पे टिकट शिकट खरीद के रखना, हम भी पहुंच जाएंगे। उसने कहा कि मसला ही को नहीं। अब मेरे बच्चे देखो, यहाँ पे क्या हुई, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, प्रॉमिस बन गई। प्रॉमिस में अज्यूम कर लो दोनों के लिए क्या है कंसिडरेशन भी, क्या बन गया, एक एग्रीमेंट, अज्यूम कर लो। अच्छा, अब हुआ क्या, वो अकेला जाके वहां पे बैठा हुआ है, और जाके उसने टिकटें उनकी भी ले ली, और वो पहुंचे ही नहीं दोनों। अब यहाँ से ये सीधा फिल्म देखने के बाद गया थाने, इसने कहा कि सर ये पर्चा करवाना है। उसने कहा किसके ऊपर? तो दोस्तों के ऊपर। क्या चोरी किया उन्होंने? कहता सर चोरी चोरी कुछ नहीं किया, आज मूवी देखने का वादा था लेकिन मूवी देखने के लिए आए नहीं। तो वहां पे थानेदार इसको कहेगा कि बेशर्मा, इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं ये सोशल होते हैं, हमारे दोस्तों से वादे। अक्सर दोस्त दूसरे दोस्त को खाने पे बुला के खुद गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे पे केस हो जाएगा। आज आपको आपके दोस्त ने कैंटीन पे लेके जाके कुछ खिला दिया, और कल वो दोस्त कह रहा है कि कल देख, कल मैं खिलाऊंगा तुझे, वो कह रहा ठीक, कल आया नहीं है, अब इसके ऊपर केस बनेगा? नहीं। ये जो दोस्तों के, रिश्तेदारों के आपस में वादे होते हैं, इस तरह के वादे है, किसी को दावत में बुला लेना और बाद में मुकर जाना, या किसी इस तरह, इसको क्या बोलते हैं? ये सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। ये जो हमारे सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं ना आपस में, यहाँ पे मेरे बच्चे कानून कहता है कि मैं इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करता। याद रखोगे, अगर करना भी चाहे तो शायद कोई पापड़ में, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे पापड़ों शब्दों के नाम भी नहीं, यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होगी। आप क्या पढ़ रहे हो बोला? वो कौन से एग्रीमेंट हैं जो शायद एग्रीमेंट ही रह जाते, कभी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट बन पाते? उनमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। इनके अभी तक आपने कौन सा देखा? डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। वो एग्रीमेंट्स होते हैं, घर में जितने मर्जी बातें कर लो, हैं, अगर पूरे नहीं हो रहे, आज घर वालों ने कहा था जा क्लास पढ़ गया है, आज तेरी पसंद का खाना पकाएंगे, वापस गए तो बताओ ही पके हुए हैं। अब मुझे बताओ, नहीं कहीं, खैर वो भी पसंद का हो सकता है किसी को, लेकिन फिर भी आप कहेंगे है पसंद है, मैं तो केस करूंगा, क्या हो सकता है? तो घर वाले क्या कह रहे होंगे? ये डोमेस्टिक मामला है पुत्र, इस तरह के मामला में केस नहीं होता क्योंकि इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। बता देंगे उसको। अच्छा, इसके बाद इसको रहने दो, चले बाकी वैसे रखने ले। मेरा बस दो बातें मेरे बच्चे, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि यार देख, आखिरत का ख्याल रखो अपना, आखिरत भी संवारो, कल से नमाज पढ़ना शुरू कर। इससे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भाई नमाज पढ़नी शुरू कर दे, पढ़ेगा कल से? उसने कहा कि सर पक्की बात है, कल से नमाज पढ़ूंगा। अच्छा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को देखा कि भाई वो नमाज पढ़ने गए नहीं। इसने कहा कि इसने क्या की, वादा खिलाफी की। ये सीधा चला गया थाने में, सर इसके खिलाफ जरा केस करें। इसने कहा था मैं रोजे रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा, हज करूंगा, ज़कात दूंगा, इसने नहीं की, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तो वहां पे थानेदार उसको बता रहा होगा, सर ये रिलीजियस मामला होते हैं, इनके अंदर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड इनका मामला है सर, आखिरत में खुद ही भुगत लेंगे, यहाँ पे इनको कुछ कहने की जरूरत। तो ये जो हमारी रिलीजियस कमिटमेंट्स होती है ना, अक्सर होता है ना कि माशाल्लाह वो तबलीग वाले भाई आपके पास आते हैं और आप उनसे वादा करते हो मगरब में इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा, है कभी गए हो मगरब में? हैं? उनसे वो कह रहे हैं कि सर वहां पे लिखवाते हो, इरादा लिखवाते हो, सर मेरा भी इरादा लिख लो, है 10 दिन के लिए जाऊंगा। कभी गए हो 10 दिन के लिए या 3 दिन के लिए? तो ये जो वादे किए, कभी उन्होंने आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की? क्यों? ये रिलीजियस मामला है, रिलीजियस मामला के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं हो सकती है उस पापड़ बेलने से, जो हमारे सिलेबस में है। बात समझ आ रही है कि नहीं? और थोड़ी बहुत समझ आ रही है? हम पढ़ क्या रहे हैं बोला, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब एग्रीमेंट में क्या ऐड होगी, इन्फोर्सिबिलिटी। और इन्फोर्सिबिलिटी कुछ जगहों पे खुद ब खुद ऐड हो जाती है और कुछ जगहों पे ऐड नहीं होती, हमारे चाहने से भी नहीं होती।
और जहां पे नहीं होती फिलहाल हम वो पढ़ रहे हैं, जहां पे ऐड होती है खुद ब खुद वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और कहां पे ऐड नहीं होती, जो डोमेस्टिक मामलात हो, जो सोशल मामलात हो, जो रिलीजियस मामलात हो, और आखिरी आ गया मेरे बच्चे जो हमारी होती है ना मॉरल मॉरल ड्यूटीज। जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे, मान लो ये सीएफई है, सीएफई के बाहर हमने कोई वो नहीं लगा रखा, कोई फिल्टर शिल्टर होता है ना वो पानी के लिए, हमने कुछ नहीं लगा रखा। एक बंदे ने जाके अदालत में जाके कहता कि जब थाने कहता कि सीएफई वालों के खिलाफ केस करें। कहता क्यों? कहता सर इनको चाहिए था, वही मेन सड़क पे इनका घर है, वो बाहर कोई टूटी शूटी निकाल के लगाए ताकि लोग पानी पिए। कहता भैया ये देखो ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है, अगर पूरी कर दें ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो ये कोई इस तरह का कोई गैर कानूनी काम नहीं है, या हम इसको जबरदस्ती पकड़ के उनसे ये काम नहीं करवा सकते। तो इस तरह की जो मॉरल ड्यूटीज होती है ना, होता है ना कि अक्सर आप किसी बस पे सफर कर रहे हो, हैं वहां पे आप सीट पे बैठे हो, कोई बुजुर्ग आके पास खड़ा हुआ, कि आपकी मॉरल ड्यूटी है उसको सीट दो। कोई बंदा ये नहीं कर सकता इस पर मैं केस कराऊंगा क्योंकि इसके बाद बुजुर्ग खड़ा हुआ था इसलिए सीट क्यों नहीं दी उसको। भाई सीट देना एक मॉरल ड्यूटी थी, वो पूरी करो या ना करो, उसके उसको पूरा ना करने से आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो 4 चीजें ऐसी हैं, बस ये 4 नाम याद रखने हैं आपने। इन 4 चीजों में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। कौन कौन से बोला? जो डोमेस्टिक वादे हो, जो सोशल वादे हो दोस्तों के आपस में, रिलीजियस, और आखिर पे मॉरल ड्यूटी। हाँ 2 जगहों पे ऑटोमेटिकली आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन। जहां पे कोई कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, जहां पे किसी बंदे का कारोबार है, उसके साथ जब ट्रांजैक्शन होगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगी, कारोबार ना हो, कोई बंदा अच्छा यहाँ पे रिश्ते नहीं देखने होते, एक भाई दूसरे भाई को कहता है कि मुझसे मोबाइल खरीद लो, ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है? कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है, याद रखना। फिर रिश्ते नहीं देखे जाते वहां पे। तो वहां पे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे कि वहां पे इन्फोर्सिबिलिटी क्या होगी ऑटोमेटिकली। आज आपने किताब से कुछ नहीं जाके पढ़ना, बस आपको कुछ चीजें समझाएगी, अगर कुछ चीजें दिमाग में आ गई ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ना भी शुरू करेंगे। और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल आपके पास किताबें होंगी। कोई सवाल हो तो कर लो, अभी सिलेबस से रिलेटेड ना करना, ओवरऑल जो वो था इसकी ओरिएंटेशन टाइप की कोई चीज़ थी वो करनी है तो कर लो, क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड अभी हमने पढ़ा नहीं कुछ इस तरह का। कल से इंशाल्लाह जितने मर्जी सवाल करना, जब कुछ जी पढ़ने वाले हैं कुछ है? किताब से पढ़ने वाले वो सिर्फ 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक सोल ट्रेडर का और एक पार्टनर का, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, वहां पे पढ़ने वाला है। और कोई सवाल? छुट्टी ना करना मेरे बच्चों, 5 अगस्त खुद सोचें, सिर्फ 1 महीना है आगे जुलाई का, उसके बाद 5 अगस्त तो वो आखिरी दिन है, तो खुद सोचें इतनी जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाना। तो मेरा ख्याल है कि कोई टोटल कोई 45 की क्लासें बनती हैं संडे निकाल के, मेरा ख्याल है ये क्लासें लाजमी अटेंड कर लीजिए। अभी ये क्लास 1.25 घंटा, शायद आगे जाके ये क्लास थोड़ा सा बढ़ जाएगी 5 जुलाई के बाद, इसकी जो ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी साथ नॉर्मल क्लासेस भी चल रही हैं। 5 जुलाई को जब वो खत्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम इस क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, ताकि तसल्ली से सुकून से हम इसको अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। नहीं बेटा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल।